हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आपके फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 4 चैप्टर आपके आने हैं जो कि आपके कोर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले सत्ता की साझेदारी, संघवाद, राजनीतिक दल व लोकतंत्र के परिणाम, ये 4 चैप्टर आपके आने हैं। तो इस वीडियो में आपको इन 4 चैप्टर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मिलेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके कंटेंट को समझ सकते हैं या फिर आप कहीं कॉपी में इसको देख भी सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास काफ़ी पोर्शन हो जाएगा, राइटिंग पोर्शन हो जाएगा, लिखने के लिए आपके पास समझने के लिए काफ़ी कंटेंट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है बच्चों, ये अब्रार सर द्वारा ये वीडियो जो है बनाया गया है। लेक्चर ज्योग्राफी है वो, और शिक्षा में उन्होंने बहुत काम किया है। इस वीडियो को उन्होंने बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये जो PDF है तैयार की है, और इस वीडियो को मैं उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रही हूँ। सो आप सबसे पहले जो सत्ता की साझेदारी चैप्टर है उसको देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, जिसमें सबसे मुख्यतः जो है बेल्जियम व श्रीलंका का उदाहरण दिया गया है। तो बेल्जियम में किस तरह से जातीय बनावट है और श्रीलंका में किस तरह से जातीय बनावट है, वो तो काफ़ी हद तक बच्चों को पता होती है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। जो श्रीलंका की जो बेल्जियम की बनावट है, वहाँ पर डच भाषी ज़्यादा हैं, फ्रेंच भाषी कम है, लेकिन समृद्ध जो है वो फ्रेंच भाषी ज़्यादा हैं। उस तरीके से 1% जो है वो जर्मनी के लोग भी वहाँ निवास करते हैं। तो ये टोटल जो है आपका, अगर आप देखें तो ये पूरे बेल्जियम का एक फ्रेमवर्क है जातीय बनावट का। लेकिन ब्रुसेल्स में मामला अलग है। ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके से डच और फ्रेंच में थोड़ा वहाँ पे मामला जो है वो इस तरह के लोग हैं, डच भाषी और फ्रेंच भाषी। लेकिन अगर हम देखें कि क्या दोनों ने आपस में लड़ाई की या एक अपने आप को सर्वोपरि बनाने की कोशिश की या बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश की, तो ऐसा बेल्जियम में नहीं देखने को हमको मिला। वहीं हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो हालात हैं वो ख़राब होते गए, क्योंकि श्रीलंका में जो सिंहली भाषी लोग थे, उन्होंने तमिल भाषी लोग, मुस्लिम्स लोग, जितने भी अन्य धर्म या जात के लोग थे उनके ऊपर हावी हो गए और अपनी सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को उन्होंने हावी कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गृहयुद्ध शुरू हो गया। ठीक है, ये है पूरा श्रीलंका की जातीय बनावट। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद बेल्जियम ने समझदारी का रास्ता अपनाया और 1970 से 1993 के बीच में उन्हें 4 संशोधन करके सबको एक तरीके से, पूरे जितने डच भाषी लोग थे या फ्रेंच भाषी लोग थे या जर्मन भाषी लोग थे, उन सबको अपने अपने क्षेत्र में एक तरीके से स्वतंत्रता दी, ताकि वो अपना अलग सा सरकार बना सके और कोई भी एक दूसरे पे हावी ना हो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी से दो समुदायों के बीच में जो टकराव होता है वो कम हो जाता है, और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सभी की भागीदारी होगी तो सत्ता जो है वो अच्छे से चल सकती है, लोकतंत्र अच्छे से चल सकता है। सत्ता की साझेदारी के रूप, ठीक है, क्षैतिज बंटवारा आप देखेंगे, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता बांटी जाती है। ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो होता है वो केंद्र, राज्य और उसके बाद जो निम्न स्तर की जो सरकार होती है, जिसको आप स्थानीय सरकार भी कह सकते हैं, उसमें बांटा जाता है। उसके बाद अलग तरह का एक बंटवारा होता है जिसमें सामाजिक समूहों, ठीक है, ये जो धार्मिक समूह हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा जो है वो किया जाता है। और अगला बंटवारा है दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करते हैं ये लोग, और इनका भी समाज में देखें तो सत्ता में अगर हम देखें तो इनका भी कहीं ना कोई रूप होता है। अब आते हैं आपका पाठ 2, संघवाद। सबसे पहले संघवाद क्या है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था जो है एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल उल्टी होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास होती है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र व राज्य दोनों में बटी होती है। उसके बाद हम आएंगे संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी देश में अगर किस तरह की व्यवस्था है उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो एकात्मक है या संघात्मक। ठीक है, अगर संघात्मक होगी तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होंगी। अलग अलग स्तर की सरकारें नागरिक समूह पर शासन करती हैं और नागरिकों के लिए जवाबदेही भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर
संघीय शासन जो व्यवस्थाएं हैं आमतौर पर दो तरीके से चलती हैं। एक होती हैं राष्ट्र को साथ लेकर चलना, जिसमें यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो होते हैं वो इन देशों में साथ लेकर चलने वाली जो संघवाद व्यवस्था है वो चलती है। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते, मिलकर काम करते हैं। तो ये हो गई अलग तरह से, जहाँ पर इंडिया, बेल्जियम और स्पेन में आपको इस तरह का संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। भारत में जो संघीय व्यवस्था है उस पर देख लेते हैं, एक बार नज़र दौड़ाते हैं। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें भारत के संविधान में अगर हम देखें तो शक्तियाँ दो भागों बांटी गई हैं, केंद्र और राज्य स्तर पर। भारत में तीसरा स्तर भी बनाया गया है स्थानीय सरकार का, ठीक है। और गांव वगैरह में पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम भी बनाए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, ठीक है। और जो विषय इनमें से किसी में भी नहीं आते वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ सूची के विषय कौन कौन से होते हैं, ठीक है। राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय यहाँ पर सब दे रखा है। उसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि भारत में अगर हम देखें तो ये जो बंटवारा करना था ये आसान नहीं था, ठीक है। या अगर आप कोई कानून लेके आना है या पुरानी कोई चीज़ को संशोधन करना है तो उसके लिए आपको बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा, ठीक है। ऐसा किसी भी तरह का बदलाव अगर आप चाहते हैं तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ही इसको बदलाव को मंजूर किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं भाषाई राज्य। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में विभिन्न तरह के जो भाषाई राज्य थे वो बिखरे पड़े थे। अब वो अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य दीजिए। 1953 में आंध्र प्रदेश में इस तरह का आंदोलन देखने को मिला और सबसे पहला भाषा के आधार पर जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही बना था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1956 में एक राज्य भाषा आयोग बनाया गया जिसमें भाषा के तौर पर राज्यों का गठन किया गया। हालांकि उस समय नेहरू जी को लग रहा था कि भाषा के तौर पर जब अगर हम राज्य का बंटवारा करते हैं तो भारत जो है वो बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि भारत जो है वो भाषा के आधार पर हम देखें तो और मजबूत ही हुआ है। उसके बाद भाषा नीति, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज बोलने पे आए तो देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा लोग बोलते और समझते हैं, लेकिन फिर भी भारत में सिर्फ 40% लोग ही हिंदी को बोलते हैं, अपनी मातृभाषा मानते हैं। बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग तरह की मातृभाषाएं हैं उनकी। संविधान में हम देखते हैं कि हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और जो दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्य हैं वो हिंदी विरोधी हैं, और वो जैसे तमिल है, तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर हिंदी भाषी लोगों उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाने से, पूरी तरीके से अपनाने से इनकार कर दिया। इसीलिए क्योंकि 40% बोलते हैं लोग हिंदी, इसलिए भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो काफ़ी हद तक ठीक रहा है, लेकिन परंतु 1990 के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हुआ, जिससे कि गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ठीक है। गठबंधन सरकार की शुरुआत हो जाती है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता को और अलग लेवल पे लेके जाना, ठीक है। हम केंद्र सुनते हैं, राज्य सुनते हैं, स्थानीय सुनते हैं, उसके अलावा ग्राम पंचायत भी आपने सुना होगा, नगर पालिकाएँ आपने सुना होगा। तो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को शक्ति देना, उनके कार्यों को डिफाइन करना, उनका इलेक्शन करवाना, ये जो चीज़ें हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया और निचले स्तर पर, ठीक है। तो ये कदम भारत में 1992 में उठाया गया था। इसमें हम देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, और महिलाओं के लिए भी 1/3 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको क्या क्या काम दिए गए हैं। जो राज्य सरकार हैं वो अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देती हैं। पंचायत के 3 स्तर हैं: ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ठीक है। शहरों में ये नगर पालिका और नगर निगम के नाम से जानी जाती हैं। इनके चुनाव होते हैं, सारा प्रोसीजर इनका सब कुछ होता है। अब आते हैं, तीसरा पार्ट है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल से बेसिकली आपके 3 से 5 नंबर के जो अंक के प्रश्न हैं वो बनते हैं। तो सबसे पहले है राजनीतिक दलों की ज़रूरत हमें क्यों होती है।
ठीक है। लोग इलेक्शन चाहते हैं कि कोई सत्ता संभालने वाली पार्टी हो जिस पे लोग भरोसा कर सकें। इनका काम चुनाव लड़ना और सत्ता में आना होता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है। राजनीतिक दल का अर्थ, यहाँ पर राजनीतिक दल का अर्थ आप देख सकते हैं। इनका मकसद चुनाव लड़ना और सत्ता में आना होता है। सत्ता में आने के बाद नीतियाँ बनाना, कानून बनाना, ये सब चीज़ें होती हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य व अनुयायी और समर्थक। ठीक है, यानी कि नेता जो उस पार्टी के नेता होते हैं, उनके एक सक्रिय सदस्य जो उनके काम में, देख रेख में, सब में मदद करते हैं, और अनुयायी जैसे हम किसी पार्टी के समर्थक हो गए। ठीक है, जिससे हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं तो हम अनुयायी और समर्थक हो गए। फिर इनके कार्य क्या होते हैं? चुनाव लड़ना होता है, अलग अलग नीतियाँ व कार्यक्रम बनाना होता है, अगर विपक्ष में बैठे हैं तो सरकार पे अंकुश लगाना, उसकी कमियों को जनता के सामने लेके आना। दल ही जो है सरकार बनाते हैं। आज जो विपक्ष में है ज़रूरी नहीं है कि वो विपक्ष में ही रहे, कल वो सत्ता में भी आ सकता है, और जो सत्ता में है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सत्ता में रहे, बल्कि वो विपक्ष में भी आ सकता है। हमें राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों होती है? सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? तो भारत में अगर देखें तो चुनाव आयोग ने तकरीबन 750 दल हैं ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल ठीक है, और 750 दल हैं भारत में जो रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वो देश में होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही दल होता है, लोगों के पास विकल्प नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, जैसे चाइना या नॉर्थ कोरिया। द्विदलीय व्यवस्था वो होती है जहाँ पर 2 पार्टियाँ होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, और ये द्विदलीय व्यवस्था इंग्लैंड और अमेरिका में देखने को मिलती है। और बहुदलीय व्यवस्था जो है वो इंडिया में है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे दल हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किस पार्टी को एक तरीके से अपना वोट दें। अब राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं और प्रांतीय दल कौन से होते हैं? यहाँ पर सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो पूरे भारत में जिसको लोकसभा में काफ़ी अच्छी सीटें मिली हों, या कई सारे राज्यों में उसकी काफ़ी पकड़ हो, तो वो राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइटेरिया दिया हुआ है। यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का 6% वोट हासिल कर ले, या 4 राज्यों की विधानसभा में 6% वोट हासिल कर ले, तो वो राष्ट्रीय दल कहलाता है। ठीक है, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा, कांग्रेस। ठीक है, ये तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय दल हैं, और भी हैं। ये देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मुख्य रूप से 8 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल कहलाती हैं। फिर प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल, ये अपने क्षेत्रों तक, अपने राज्यों तक सीमित होती हैं, जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, लोकतांत्रिक मोर्चा, आम आदमी पार्टी, ये सभी क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं। फिर राजनीतिक दलों की चुनौतियां यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, इनकी चुनौती हो गई जैसे वंशवाद की चुनौती, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का ना अभाव होना, या जो क्रिमिनल एक्टिविटी के जो बहुत सारे नेता हैं वो पार्टी में आ जाते हैं, या और भी जो स्थिति हैं वो एक तरीके से राजनीतिक दलों को चुनौती प्रदान करती हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? ठीक है, दलों को अगर आप देखें तो विभिन्न तरह के संविधान में संशोधन करके जो दल बदल की प्रक्रिया है उसको सुधारा जा सकता है। आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता हैं उनको सत्ता से हटाया जा सकता है, पार्टी से हटाया जा सकता है। ठीक है, जितना भी खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, अगर उसका खर्चा चुनाव आयोग अगर उठाए तो एक तरीके से जो पार्टियां अनदेखा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं इलेक्शन के टाइम पे, उनसे बचा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, कितने सारे पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। ये आपका आखिरी चैप्टर है, चौथा चैप्टर है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। लोकतंत्र के बारे में बेसिकली आपको बताना है इस पाठ में।
कि लोकतंत्र जो प्रणाली है वो बेहतर क्यों है, क्योंकि वो नागरिकों को सम्मान दिलाती है, इसमें निर्णय अच्छे से लिए जाते हैं, सबका ख्याल रखा जाता है, टकराव होने की संभावना नहीं होती है और इसमें गलतियों को सुधारने का मौका होता है। एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो उसमें आपको लोकतंत्र के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो इनमें डालना है। ठीक है, ये रहे पॉइंट्स, आप देखिए। उसके बाद किस तरीके से अगर आप देखिए तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में भी अच्छी होती है। 1950 से 2000 के बीच में तानाशाहियों का रिकॉर्ड आर्थिक संवृद्धि में लोकतांत्रिक सरकार से अच्छा रहा है। इसका क्या मैंने कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं जब आप फैसले लेते हैं तो उसमें देरी हो सकती है और अर्थव्यवस्था को भी वो इफ़ेक्ट करता है। जबकि जो जहाँ पर तानाशाही रही है उन देशों में जो आर्थिक व्यवस्था है उनकी अच्छी रही है, क्योंकि वहाँ फैसले जल्दी ले जाते हैं, कार्य जल्दी किए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो राजनीतिक असमानता पर आधारित होती है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों की बराबरी मिलती है, परंतु आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है। देश की संपत्ति का अधिकतर अनुपात मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है। यानी कि आपको ये बताना है इस पॉइंट्स में कि लोकतंत्र जहाँ होता है वहाँ पर असमानता और गरीबी भी थोड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य करना पड़ता है। ठीक है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। यानी कि जो सत्ता में है, अगर वो सत्ता में आ गया तो सत्ता में आने के बाद उसे सिर्फ जो ज़्यादा उसके जो समर्थक हैं सिर्फ उन्हीं का ख्याल नहीं रखना होता, बल्कि उनका भी ख्याल रखना होता है जो संख्या में कम है या जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। उसके बाद नागरिकों की गरिमा और आज़ादी का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ पर ये लोकतंत्र के परिणाम जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। सो बच्चों यहाँ पर हमारे जो चारों चैप्टर हैं, पॉलिटी के चारों चैप्टर हैं, उसके कंटेंट मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो को आप पॉज करेंगे, कंटेंट को उतारेंगे, अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आगे अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि उनको कंटेंट मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।